हेलो एवरीवन। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिज़ाइन 1 के यूनिट 1 के कुछ टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स देखने वाले हैं, जैसे कि स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर स्टील एंड कंक्रीट के लिए कैसा होता है, परमिसिबल स्ट्रेस कंक्रीट के लिए क्या क्या होते हैं, कैसे हम उनको डिफ़ाइन करते हैं, और जो मॉड्यूलर रेशियो होता है उसका क्या यूज़ है, क्या फॉर्मूला है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। ये क्या होता है? तो किसी भी मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन जो रिलेशनशिप होता है वो डिफरेंट होता है। अब चूँकि हम एसईडी पढ़ रहे हैं तो एसईडी में हमें कंक्रीट और स्टील के बारे में ही स्टडी करेंगे, तो हम इसके बीच ही रिलेशन देखेंगे। कंक्रीट के लिए कैसा होता है स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व और स्टील के लिए कैसा होता है। तो चलिए देखते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ मटेरियल गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये जो कर्व के थ्रू जो ग्राफ हम प्लॉट करते हैं उससे हमको मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ पता चलती है, कैसा वो उसका बिहेवियर होगा, कैसा वो परफॉर्म करेगा, ये सारी चीज़ें हमको इस कर्व के थ्रू पता चलती है। जैसे कि उसका स्ट्रेस जो भी है, स्ट्रेन, कितने चेंजेस हो सकते हैं उसमें, किस तरीके का लोड अप्लाई करेंगे हम, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज़ ऑब्टेन बाय ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। अब यहाँ पे जो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है ये क्या है, सबसे पहले देखते हैं। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का मीनिंग होता है कि हम एक इंटरवल पे लोड अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि हम 5 किलो न्यूटन लोड अप्लाई किए, उसके बाद सडन लोड बढ़ा दिया हमने 10 किलो न्यूटन, फिर 15, ऐसा। तो इसको हम एक तरीके से इम्पैक्ट लोड भी बोल सकते हैं। यही होता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। टू अ टेस्ट कूपन एंड मेजरिंग द डिफॉर्मेशन फ्रॉम विच द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कैन बी डिटरमाइंड। इसके थ्रू हम ग्रेजुअली लोड अप्लाई करके हम स्ट्रेस और स्ट्रेन डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दीज कर्व रिवील मेनी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल सच एज यंग्स मॉडुलस, द यील्ड स्ट्रेंथ एंड द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब जो मटेरियल की जो प्रॉपर्टी हमको पता चलती है वो उसका यंग्स मॉडुलस क्या है, मतलब कैपिटल ई की वैल्यू। अब कैपिटल ई क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और स्ट्रेन को हम ई से, एप्सिलॉन से शो करते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? लोड अपॉन एरिया। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। कितने एरिया में हम कितना लोड अप्लाई करते हैं, इसका रेशियो हम स्ट्रेस से शो करते हैं। और जो हमारा स्ट्रेन होता है उसका फॉर्मूला होता है ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये यूनिट लेस होता है, स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। यील्ड स्ट्रेंथ जिसको हम एफ वाई से शो करते हैं, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है उसका, और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये 3 प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइन की जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज़ अ बिहेवियर ऑफ अ मटेरियल व्हेन इट इज़ सब्जेक्टेड टू लोड। लोड के थ्रू हम उस मटेरियल का बिहेवियर डिटरमाइन करते हैं। इन दिस डायग्राम स्ट्रेसेस आर प्लॉटेड अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। जैसा कि एक ग्राफ शो करते हैं हम, स्ट्रेस वर्टिकल एक्सिस में शो किया जाता है और स्ट्रेन जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में प्लॉट किया जाता है। इसके थ्रू हमको एक कर्व, कुछ इस टाइप का कर्व मिलता है फॉर स्टील। चलिए तो आगे देखते हैं। फ्रॉम दी डायग्राम, सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ऐसा कुछ ग्राफ शो होता है। ये फेलियर पॉइंट है, एक्स एक्सिस में स्ट्रेन, वाई एक्सिस में स्ट्रेस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब। फ्रॉम द डायग्राम वन कैन सी द डिफरेंट मार्क पॉइंट ऑन द कर्व। हमको डिफरेंट मार्क पॉइंट मिलता है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है
It is because when a ductile material like mild steel is subjected to a tensile test, then it passes various stages before fracture. ये जो कर्व है ये माइल्ड स्टील का कर्व है, स्टील का कर्व है। तो स्टील जो होता है वो डक्टाइल मटेरियल होता है और कंक्रीट जो होता है वो ब्रिटल मटेरियल होता है। अब देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल के लिए समझिए, आप स्टील में लोड अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जो भी क्रैक्स आएंगे वो आपको 45 डिग्री में दिखेंगे, और जो हमारा जो चॉक होता है जो बोर्ड में रिटन वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, अगर इसमें आप लोड अप्लाई करते हैं तो 90 डिग्री में डिफॉर्म हो जाता है। अब इसके पॉइंट्स देखते हैं, स्टेजेस क्या क्या हैं। फर्स्ट है प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट वो लिमिट होती है जहाँ पर हुक्स लॉ वैलिड होता है। हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ होता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। देखिए यहाँ तक जो है हुक्स लॉ वैलिड होता है, इसी लिमिट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। सेकेंड है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होती है जिस पॉइंट के पहले तक, ठीक है, जिस पॉइंट के पहले तक जितना भी हम लोड अप्लाई करें, जो भी डिफॉर्मेशन हो, अगर हम लोड को रिमूव करते हैं तो वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, ठीक है। मतलब इलास्टिक के पहले जो प्रोपोर्शनल लिमिट है उसको हम प्लास्टिक लिमिट भी बोल सकते हैं। इलास्टिक लिमिट के बाद उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते, जो लोड अप्लाई किया गया है, जो डिफॉर्मेशन हमको मिला है वो वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं यील्ड लिमिट। यील्ड लिमिट वो लिमिट होती है जहाँ पर आप मैक्सिमम लोड अप्लाई कर सकते हो और वो लिमिट तक उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आएगा। अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट वो पॉइंट होता है, वो पीक लिमिट होता है जहाँ पे मैक्स टू मैक्स अगर आप उसे थोड़ा सा भी 0.1 भी अगर लोड बढ़ाते हो तो तुरंत फेल हो जाएगा स्ट्रक्चर। ब्रेकिंग पॉइंट आपका फेलियर पॉइंट होता है जहाँ पर स्ट्रक्चर आपका फेल हो चुका है, ठीक है। तो चलिए इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में देखते हैं। देखिए मैं आपको हल्का एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस डायग्राम में आपको एक ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे वाई एक्सिस में हमने स्ट्रेस शो किया है और एक्स एक्सिस में स्ट्रेन शो किया है। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं, जैसे कि पॉइंट 0 से O से लेकर के ए जो है वो है आपका प्रोपोर्शनल लिमिट, मतलब कि हुक्स लॉ सिर्फ यहाँ तक वैलिड होता है, ठीक है। इसके बाद जो बी पॉइंट है, बी जो है वो आपका यील्ड स्ट्रेस है, ठीक है, इलास्टिक लिमिट है आपका। इसके बाद जो सी है, इसके बाद बी से सी तक आपका, सी से डी आपका अल्टीमेट, ये जो डी है वो अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट है। उसके बाद आपका जो ई पॉइंट है वो फ्रैक्चर स्ट्रेस है और ई डैश जो है आपका वो ट्रू फ्रैक्चर स्ट्रेस है। मतलब ये इस पॉइंट में आके मटेरियल जो है वो फेल हो चुका है। फेल होना यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि मटेरियल कम्प्लीटली फेल हो चुका है। इस डी और ई के रीज़न को हम नैकिंग पॉइंट बोलते हैं, सी से डी को हम स्ट्रेन हार्डनिंग पॉइंट बोलते हैं, और ये लीनियर रीज़न है जहाँ पर हुक्स लॉ वैलिड होता है। फिर बी से लेकर सी तक के रीज़न को हम बोलते हैं, सॉरी ए से लेकर सी तक के रीज़न को हम बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिसिटी और यील्डिंग पॉइंट। मतलब कि इस पॉइंट में अगर हम कोई भी लोड अप्लाई करते हैं तो वो लोड रिमूव करने के बाद अपने शेप को रीगेन कर सकता है, लेकिन इस पॉइंट के बाद वो अपने शेप को रीगेन नहीं कर सकता क्योंकि वो हार्डनिंग स्टेज में आ जाता है, ठीक है। चलिए अब इसको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है प्रोपोर्शनल लिमिट। आपको यहाँ पे एक और डायग्राम दिख रहा होगा, ये कर्व ही है जहाँ पर पॉइंट P दिया हुआ है। अब देखते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है। प्रोपोर्शनल लिमिट इज अ पॉइंट ऑन द कर्व अप टू विच द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिमेन्स प्रोपोर्शनल। मतलब कि स्ट्रेस और स्ट्रेन है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। हुक्स लॉ सिर्फ P पॉइंट तक ही वैलिड होगा। फ्रॉम द डायग्राम पॉइंट P इज द called the proportional limit point और it can also be known as limit of proportionality, क्योंकि इस लिमिट तक जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। चलिए आगे देखते हैं।
सेकेंड पॉइंट है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अ स्ट्रेस अप टू विच द मटेरियल इज परफेक्टली प्लास्टिक। मतलब इलास्टिक लिमिट के पहले तक जो मटेरियल है वो परफेक्टली प्लास्टिक होगा, फिर उसके बाद जो मटेरियल है वो परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा, उसके बाद वो हार्डनिंग स्टेज में पहुंच जाएगा। फ्रॉम द कर्व पॉइंट ई, चलिए कर्व में देखते हैं। पॉइंट ई ये आपका इलास्टिक लिमिट है, ठीक है। आगे देखते हैं। मटेरियल विल रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इफ इट इज़ अनलोडेड बिफोर द क्रॉसिंग ऑफ पॉइंट ई। मतलब पॉइंट ई को क्रॉस करने के पहले तक जो मटेरियल है वो अपने शेप साइज को रीगेन कर सकता है। दिस इज़ सो बिकॉज मटेरियल इज़ परफेक्टली इलास्टिक अप टू द पॉइंट ई। पॉइंट ई तक वो इलास्टिक लिमिट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है यील्ड पॉइंट। यील्ड स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द स्ट्रेस आफ्टर विच मटेरियल एक्सटेंशन टेक्स प्लेस मोर क्विकली विथ नो और लिटिल इंक्रीज इन लोड। मतलब कि यील्ड पॉइंट जो आपका वाई शो कर रहा है, डायग्राम में देखते हैं। वाई जो आपका है ये आपका यील्ड पॉइंट है। मतलब कि अगर हम इससे ज़्यादा लोड बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, फेल होने के कंडीशन में आ सकता है। आगे देखते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ दैट मटेरियल हैव टू बियर स्ट्रेस बिफोर ब्रेकिंग। अब अगर हम स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो एक ऐसा स्टेज आएगा कि वो एक वैल्यू के बाद फेल होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो मटेरियल ब्रेक हो जाएगा। वो पॉइंट कहलाती है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। डायग्राम में देखते हैं। ये देखिए आपका जो U है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट को शो कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट और अ ब्रेकिंग स्ट्रेस इज अ पॉइंट वेयर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ब्रेक्स। इस पॉइंट पे आके मटेरियल जो है वो ब्रेक हो जाता है, फेल हो जाता है। द स्ट्रेस एसोसिएटेड विद द पॉइंट नोन एज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ और रप्चर स्ट्रेंथ। जो आप रप्चर स्ट्रेंथ मॉस में भी सुने होंगे, रप्चर स्ट्रेंथ वही होता है। ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पॉइंट बी इज द ब्रेकिंग स्ट्रेस पॉइंट। जो इस डायग्राम में आपने देखा है ये ब्रेकिंग पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कंक्रीट के लिए कैसा बिहेव करता है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंक्रीट बिहेवियर अंडर लोड। कुछ लोड के अंदर इसका एक ग्राफ शो किया जाता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। It is produced by plotting concrete compress strain at various interval of concrete compressive loading stress। कुछ हम इंटरवल पे स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं, लोड प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें जो भी फेलियर देखने को मिलता है उसके रिस्पेक्टिव हम शो करते हैं ग्राफ में। कंक्रीट इज मोस्टली यूज्ड इन कंप्रेशन, दैट इज वाई इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज ऑफ मेजर इंटरेस्ट। अब जो कंक्रीट होता है वो कंप्रेसिव लोड बियर करता है, कंप्रेशन जोन में स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये कंप्रेसिव इसका जो बिहेवियर होता है वो कंप्रेसिव लोड को बियर करने जैसा होता है। अब देखते हैं आगे। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, पैराबोलिक होता है, फिर एक पॉइंट के बाद वो स्ट्रेट हो जाता है। अब देखिए इसमें हम जो फर्स्ट आपको दिख रहा है 0.67 FCK अपॉन गामा वाई, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं हम इसको। 0.67 FCK, FCK का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। इस स्टेज को हम बोलते हैं डिज़ाइन कर्व। डिज़ाइन कर्व। सेकेंड जो आपको कर्व दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर स्ट्रक्चर। कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व फॉर स्ट्रक्चर। और ये जो लास्ट वाला कर्व है जहाँ FCK शो किया गया है इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर
अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, तो ये 3 कर्व शो किए जाते हैं। ये कंक्रीट के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ है जो कि पैराबोलिक होता है कुछ पॉइंट तक, फिर उसके बाद जैसे ही वो स्ट्रेन 0.002 को क्रॉस करता है तो वो स्ट्रेट कांस्टेंट हो जाता है, और मैक्सिमम जो अल्टीमेट स्ट्रेन की वैल्यू होती है वो 0.0035 होती है। ठीक है, स्ट्रेन की वैल्यू सेम रहता है, एक्स एक्सिस में स्ट्रेन रहेगा, वाई एक्सिस में स्ट्रेस रहेगा। ठीक है, तो इसका बिहेवियर कुछ अलग होता है स्टील के कंपैरिजन। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 456/2000। अब कंक्रीट में कितने स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, कितने परमिट किए जाते हैं। तो परमिसिबल स्ट्रेस इज द डिजाइनर इंश्योर्स दैट द स्ट्रेस इज डेवलप्ड इन अ स्ट्रक्चर ड्यू टू सर्विस लोड डू नॉट एक्सीड द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट को वो एक्सीड नहीं करता है। दिस लिमिट इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय इंश्योरिंग दैट द स्ट्रेसेस रिमेन विद इन द लिमिट थ्रू द यूज ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। जो ये लिमिट्स हैं, जो ये स्ट्रेसेस हैं, वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के थ्रू ही अप्लाई की जाती हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस, सेकेंड है कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड बॉन्ड स्ट्रेस, थर्ड है शियर स्ट्रेस। चलिए आगे देखते हैं कि जो फर्स्ट स्ट्रेस है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस, वो क्या होता है। तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है एफ टी इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ टी अपॉन ए सी प्लस एम, एम जो कि मॉड्यूलर रेशियो है, ए एस टी एरिया ऑफ स्टील। एफ टी शो करता है टोटल टेंशन ऑन मेंबर माइनस प्री टेंशन इन स्टील। ए सी आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर कंक्रीट के लिए है, जिसमें हम फिनिशिंग मटेरियल और रेनफोर्सिंग स्टील को एक्सक्लूड कर देते हैं। एम मॉड्यूलर रेशियो है, और ए एस टी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रेनफोर्सिंग स्टील इन टेंशन। तो ये जो आपको टेबल दिख रहा है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ग्रेड्स के लिए, M10 के लिए 1.2, M15 के लिए 2, M20 के लिए 2.8, 25 के लिए 3.2। अब देखिए जैसे कि 1.2 और 2 के बीच में 0.8 का डिफरेंस है। ठीक है, 2 से 2.8 के लिए 0.8 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच 0.4 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच 0.4 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच भी 0.4, इन दोनों के बीच 0.4, मतलब कि 0.8, फिर इन दोनों के बीच 0.8, पहले 0.8, देन अगेन 0.8, फिर 0.4, 0.4, 0.4। तो आप ऐसे इस वैल्यू को याद कर सकते हो, 1.2 और M40 के लिए 4.4। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। फर्स्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड बॉन्ड स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस मतलब कि मान लो कंसीडर करते हैं कंक्रीट का ब्लॉक, अब इसमें कंप्रेसिव लोड आ रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। द परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड द एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस शैल बी इज गिवन इन टेबल नंबर 18 IS कोड, पेज नंबर 18, टेबल नंबर 21 IS कोड में दिया गया है। अगर इसमें हम बॉन्ड स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो अगर वो कंप्रेशन जोन में है तो 25% इंक्रीज करना होता है, और अगर वो HYSD बार का यूज़ हो रहा है तो उसमें हमको 60% इंक्रीज करना पड़ता है बॉन्ड स्ट्रेस के फॉर्मूले में। बॉन्ड स्ट्रेस का फॉर्मूला IS कोड में गिवन है। आगे देखते हैं। ये देखिए आपको एक टेबल दिख रहा है, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट, पेज नंबर तो आपका पहले बताया है मैंने, और टेबल नंबर 21। देखिए हम यहाँ देख रहे हैं बेंडिंग के कंडीशन में परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन बेंडिंग के कंडीशन में इसको सिग्मा CBC से रिप्रेजेंट करते हैं, और डायरेक्ट में सिग्मा CC। ठीक है, और ये जो परमिसिबल स्ट्रेस इन बॉन्ड एवरेज फॉर प्लेन बार इन टेंशन सिग्मा BD, बॉन्ड स्ट्रेस को हम सिग्मा BD से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ग्रेड के लिए डिफरेंट ग्रेड के लिए वैल्यूज़ डिफरेंट है। अब आपको जो फॉर्मूले में जो स्ट्रेस रहेगा उसका आपको यूज़ करना है टेबल को देख के। चलिए आगे देखते हैं। मतलब इससे हमको क्या पता चलता है, जो परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट है वो डिपेंड करता है ग्रेड पे। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन आपको दिख रहा है। आगे देखते हैं हम। शियर स्ट्रेस।
अब shear stress क्या होता है? जब दो मटेरियल डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, इसको इस डायरेक्शन में खींचा जा रहा है, इसको इस डायरेक्शन में खींचा जा रहा है, तो बीच में जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको हम बोलते हैं shear stress. The permissible stress shear stress in concrete in a beam without shear reinforcement shall be given in the table. बिना shear reinforcement के पेज नंबर 83 IS को टेबल नंबर 23 में दिया हुआ है. चलिए देखते हैं. ये देखिए, अब जो इसको हम सिग्मा C से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा है तो लोड न्यूटन पर mm स्क्वायर ही होगा. अब इसमें हम क्या करते हैं, 100 AS अपॉन BT, एरिया ऑफ स्टील, B विड्थ सेक्शन की और डेप्थ, ये डिटरमाइन करते हैं. फिर हमको कुछ वैल्यू मिलती है, उसके अकॉर्डिंग हम अगर M15 दिया है तो वैल्यू डिटरमाइन कर लेते हैं, अगर M20 दिया है तो जो भी हमारा ये इसकी वैल्यू आती है उसके अकॉर्डिंग हम उसके रिस्पेक्ट में ग्रेड ऑफ कंक्रीट की वैल्यू के अकॉर्डिंगली लिख लेते हैं. आगे देखते हैं आप मॉड्यूलर रेशियो, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं. अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो था 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC. सिग्मा CBC क्या होता है, परमिसिबल स्ट्रेस इन बेंडिंग. इसकी वैल्यू हमको IS कोड में गिवन होती है. अब जैसे कि दिस वैल्यू इज ऑफ m पार्शियली टेक्स इनटू अकाउंट फॉर अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ क्रीप श्रिंकेज. देखिए इसका एक और फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू एक्सियल स्ट्रेस अपॉन लेटरल स्ट्रेन, एक्सियल स्ट्रेन अपॉन लेटरल स्ट्रेन. एक इसका और फॉर्मूला होता है इलास्टिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन स्टील अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर कंक्रीट, ES अपॉन EC. अब इसका हम यूज़ करते हैं नॉन होमोजीनियस मटेरियल को होमोजीनियस मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए. मॉडुलर रेशियो का यूज़ किया जाता है नॉन होमोजीनियस मटेरियल को होमोजीनियस मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है. अब चलिए देखते हैं. अब एक चीज़ और है इसमें, m इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, ES अपॉन EC. अब देखिए ये स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है और ये कंक्रीट का. अब कंक्रीट में हमको क्रीप और श्रिंकेज देखने को मिलता है. अब क्रीप क्या होता है, एक हम सस्टेन लोड अप्लाई करते हैं तो ये जो स्ट्रेन की वैल्यू शो करता है, मतलब जो डिफॉर्मेशन होता है, और जो स्ट्रेन होता है वो हमको किसी भी कंक्रीट में सडन देखने को नहीं मिलता. बहुत टाइम के बाद हमको क्रीप इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, जिसका जो क्रीप कोफिशिएंट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए इसमें यूज़ किया जाता है. अब m का जो वैल्यू है लॉन्ग टर्म के लिए हम देखते हैं EC इज इक्वल्स टू, पहले शॉर्ट टर्म के लिए देख लेते हैं 5000 इंटू रूट ओवर FCK. FCK क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ. अब इसको अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो होता है EC इज इक्वल्स टू 5000 रूट ओवर FCK अपॉन 1 प्लस थीटा. ये जो थीटा जो वैल्यू है वो क्रीप कोफिशिएंट को शो करती है. जब लॉन्ग टर्म इफेक्ट को कंसीडर किया जाता है तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं. चलिए अब आगे देखते हैं. यहाँ पर आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अकॉर्डिंग m की वैल्यू शो की गई है. डिफरेंट ग्रेड के लिए डिफरेंट m की वैल्यू है. ये हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके डिटरमाइन कर सकते हैं. जिस भी ग्रेड का हमको चाहिए होगा तो उसके अकॉर्डिंग सिग्मा CBC की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको m की वैल्यू मिल जाएगी. चलिए अब आगे देखते हैं. अब हमने एक टर्म पढ़ा क्रीप कोफिशिएंट. तो क्रीप कोफिशिएंट क्या होता है, क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन, क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन, ठीक है. अब जो थीटा की वैल्यू होती है 7 डेज़ के लिए 2.2, 28 डेज़ के लिए 1.6 और 1 साल के लिए होती है 1.1. तो ये वैल्यू हमको कंसिडर करनी पड़ती है 2.2, 1.6, 1.1, 7 डेज़, 28 डेज़ और 1 ईयर. तो कुछ टाइम के 1 साल के बाद उसकी वैल्यू, क्रीप की वैल्यू मतलब स्ट्रेन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है. देखते हैं वेयर स्ट्रेसेस ड्यू टू विंड
और earthquake and temperature effect are combined with those due to death, life and impact. ये लोड हमको कंसिडर करना पड़ता है. may be exceeded up to a limit 33 into 1/3% कंसिडर करना होता है. wind and seismic forces need to be considered as acting simultaneously. wind और seismic load को हम एक साथ तो कंसिडर नहीं करते हैं. अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे.